हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब सीरीज वंस अगेन। आज जो हम अपने रिलेशंस करेंगे कवर, वो करेंगे यूएई के साथ। यूएई जो कंट्री है वो है यूनाइटेड अरब इमारेट्स। इससे पहले हम सऊदी अरेबिया के साथ, इजिप्ट के साथ, इनके साथ अपने रिलेशंस को कवर कर चुके हैं। और यूएई के बाद जो हम अपने रिलेशंस कवर करेंगे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंडर, वो करेंगे ईरान के साथ और इजराइल के साथ। ओके, तो यूएई के साथ अभी रिसेंटली हमने क्या किया है, एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन किया है। इकोनॉमिक एग्रीमेंट का नाम है इंडिया यूएई सेपा। ये सेपा क्या है? सेपा स्टैंड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में क्या है? ये एग्रीमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो होलिस्टिक एग्रीमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एग्रीमेंट है होलिस्टिक। होलिस्टिक मतलब जो इसके अंदर सेक्टर्स कवर होंगे, जो पैरामीटर्स कवर करेंगे, जो उसकी रेंज है वो बहुत वाइड है। लाइक ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विसेज सेक्टर में इसको कवर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आईपीआर, आईपीआर स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। उसके बाद कस्टम में हम कॉपरेशन करेंगे, ठीक है। टेरिफिक कोटास, टेरिफिक इज रिलेटेड टू जो हम टैक्स लगाते हैं ट्रेड पे, जो भी कंट्रीज, टू कंट्रीज ट्रेड करेंगे, और इसमें जो टू कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो है यूएई और इंडिया। सेपा को समझने से पहले ना हम थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को समझते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है? सपोज टू कंट्रीज हैं, उन टू कंट्रीज में हम इंडिया और यूएई को ही ले लेते हैं, राइट। अगर इन दो कंट्रीज ने अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को स्टार्ट किया, मतलब अभी स्टार्टिंग है रिलेशंस की, तो उसमें क्या आएगा कि मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी, मूवमेंट ऑफ लेबर, जो उनकी जो मूवमेंट रहेगी ना वो इनिशियल लेवल पे कम रहेगी, वो ज्यादा वाइड नहीं होगी, उसमें वैरायटी ज्यादा नहीं होगी। अगर हम गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं तो गुड्स में जो वैरायटी रहेगी वो इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। तो धीरे धीरे अगर अब ये एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये इससे एडवांस्ड एग्रीमेंट, मतलब इनिशियल लेवल पे तो हमने पीटीई साइन किया है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, बट अब उसकी जो डेवलपमेंट है, आप ये कह सकते हो कि ये एग्रीमेंट, आप बोल सकते हो कि न्यू बॉर्न बेबी है, बट ये एग्रीमेंट अब एडल्ट हो गया, मतलब अब बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट में जो सेक्टर्स रहेंगे वो सेक्टर्स ज्यादा कवर अप होंगे, लाइक सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कस्टम कॉपरेशन, कस्टम कॉपरेशन इज ऑल्सो देयर। जो टेरिफिक कोटाज है, कोटाज लगा देते हैं ना कि हम इतना ही ट्रेड कर सकते हैं, इतनी ही क्वांटिटी का कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कोटाज। उस पे भी जो उसकी रिस्ट्रिक्शन है वो कम होती चली जाएंगी धीरे धीरे, पर यहाँ पे जो इनिशियल लेवल पे है उसमें ज्यादा रहती है। लाइक अगर इसको एग्जांपल से समझे कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको हमें उसकी केयर ज्यादा करनी होती है ना, बट जो एडल्ट होता है उसमें वो चीजें हम थोड़ी सी लूजन अप कर सकते हैं अगर हम पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो सपोज इसी चीज को हम यहाँ पे रखते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स में जो चीजें रहेंगी वो सुरक्षित ज्यादा रहेंगी, मतलब हम उसको सुरक्षित ज्यादा रखेंगे, अपने सेक्टर्स को, अपने पैरामीटर्स को इतना ओपन अप नहीं करेंगे, बट सेपा में क्या है, उनको हम ओपन अप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एग्रीमेंट हमने साइन किया है। और ये एग्रीमेंट क्या हमारा किसी और कंट्रीज के साथ है? बिल्कुल है, साउथ कोरिया के साथ है ये एग्रीमेंट हमारा, और जापान के साथ है। बट इस एग्रीमेंट की जो ब्यूटी है वो ये है कि लास्ट 10 ईयर में या लास्ट 1 डिकेड में हमने ऐसा एफटीए, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, किसी कंट्री के साथ नहीं साइन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेजर हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, जो आप ये कह सकते हो कि लास्ट 10 साल में जो हमने एग्रीमेंट साइन किया इस लेवल पे, तो यही फर्स्ट कंट्री है लास्ट 1 डिकेड के अंदर। और सबसे ज्यादा अगर हम इसके अंदर चीजों पे फोकस करें, अगर हम इसके हाइलाइट्स देखें, हाइलाइट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इसके अंडर इंडिया के 90% जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होंगे, 90% प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किए जाएंगे यूएई के अंदर वो ड्यूटी फ्री होंगे, मतलब उन पे टैक्स नहीं होगा। अगर टैक्स होगा भी तो बहुत मिनिमल होगा, मतलब नेग्लिजिबल के बराबर होगा। तो 90% प्रोडक्ट को इंडिया के वहां पे मार्केट मिल रही है, ठीक है। एक ये चीज है। और यूएई भी अपनी तरफ से एक बात कर रहा है, ये तो इंडिया का पर्सपेक्टिव हो गया, या इस एग्रीमेंट में इंडिया ने ये चीज कही है या यूएई ने हमको अलाउ किया है। और यूएई एक चीज के लिए और बोल रहा है, यूएई क्या बोल रहा है कि हम अपनी कंट्री के अंदर इंडिया के जो हाई स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, इंडिया के जो हाई स्किल्ड प्रोफेशनल है उनके लिए वर्क परमिट या जॉब्स क्रिएट करने जा रहे हैं। और ये अमाउंट बताया जा रहा है 14 to 15 लाख जॉब्स क्रिएट करने जा रहा है यूएई हमारे लिए, इस एग्रीमेंट में बात की गई है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन इसी एग्रीमेंट के अंदर बात की गई है। बेसिकली इसमें क्या है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर क्या है कि उन्हीं प्रोडक्ट्स को कंट्री के अंदर अलाउ किया जाएगा
उसके कुछ पैरामीटर्स है, अगर उस पे वो खरा उतरता है तो रूल्स ऑफ ओरिजिन इट इज काइंड ऑफ ए कॉन्सेप्ट कि उस प्रोडक्ट की हम ऑथेंटिसिटी, उस प्रोडक्ट की हम ये तो देखें कि उस प्रोडक्ट का ओरिजिन कहाँ से है, तभी तो हम उसको ड्यूटी फ्री के लिए करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया बोलेगा कि हम तो कहीं और से पहले इंपोर्ट करते हैं फिर यूएई में एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। उसका रूल ऑफ ओरिजिन, उस प्रोडक्ट का ओरिजिन भी देखा जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट की इस चीज में बात की गई है। दिस इज ऑल अबाउट सेपा। अब अगर हम इस कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को और डीप देखें और डीपली जाके देखें तो इकोनॉमिक रिलेशंस हमारे बहुत ज्यादा डीप है इस कंट्रीज के साथ। मतलब इकोनॉमिक रिलेशन में तो इस कंट्री ने मौज कर रखी है इंडिया की। कैसे कर रखी है मौज, ये देखो। इकोनॉमिक रिलेशंस में सेकंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्री है, सेकंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। फर्स्ट कौन सी है, यूएसए। हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया है। मतलब इंडिया जब अपना व्यापार के मामले में देखता है कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ किया जाए तो यूएसए के बाद जो नाम आता है यूएई का आता है, ठीक है। उसके बाद ये मेजर प्लेयर भी है। मेजर प्लेयर बोले तो किस चीज में मेजर प्लेयर है, ये एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा करता है यूएई इंडिया के अंदर। ऑल्दो उसको रिस्ट्रिक्शन ज्यादा रहती है बट फिर भी जो यूएई का नाम आता है वो मेजर प्लेयर में गिना जाता है इंडिया की कैटेगरी में। और एक हमने जो प्रीवियस क्लासेस में एक हमने बात करी थी क्वाड की, ठीक है। क्वाड, इसके अंदर क्या है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज की बात करी थी। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि वेस्टर्न एशिया क्वाड की भी बात चल रही है। वेस्ट एशिया क्वाड। अब इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है, यूएई, इंडिया। अब यूएसए तो आना ही आना है, यूएसए को तो हर जगह आना ही आना है, उसने तो इंटरेस्ट अपना लेना ही लेना है, ठीक है, उसने तो कसम खा रखी है, ठीक है। उसके बाद एक है इजराइल। अब वेस्ट एशिया क्वाड। अब लेकिन जो इस आप ये कह सकते हो ग्रुपिंग, इसका जो पर्सपेक्टिव है या जो इसका विजन है या जो इसका आप ये कह सकते हो मिशन है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे है। तो वेस्ट एशिया क्वाड भी ओरिजिन हो चुका है। क्वाड जो रिलेशन है वो इनफॉर्मल ग्रुपिंग है लेकिन उस ग्रुपिंग को ज्यादा देखा जा रहा है मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, ठीक है। बट ये सोलमनी मतलब पूरा तन मन धन से किस पे काम कर रहा है, इकोनॉमिक। तो वेस्ट एशिया क्वाड ये हो गया। और ये कंट्री हमें एक्सपोर्ट भी करता है बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल, ठीक है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और 2020 में आई थिंक ये कंट्री थर्ड पोजीशन पे है, या इस कंट्री की जो आप अगर हम पोजीशन देखें इंडिया के मामले में तो इंडिया ने इस कंट्री से इंपोर्ट किया है तो थर्ड पोजीशन पे रहा है। मतलब इसकी रैंकिंग हमारे लिए थर्ड पोजीशन पे है। मतलब जो इंपोर्ट की जो हमारी लिस्ट बनती है तो उस पर ये कंट्रीज हमें इतना ज्यादा अपनी तरफ से तो एक्सपोर्ट करेगा लेकिन हम उसको देखेंगे इंपोर्ट के फॉर्म में कि हम इतना ज्यादा इस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक रिलेशन हमारे इतने डीप है, इसीलिए अभी हमने रिसेंटली फैब में इसके साथ फैब 2022 में इसके साथ सेपा साइन किया है, राइट। उसके बाद डिफेंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इसके अंदर भी ये कंट्रीज हमारे साथ एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। वो कैसे रोल प्ले कर रहा है, वो रोल प्ले ऐसे कर रहा है, यहां पे देखिए यूएई, यहां पे पर्शियन गल्फ, ये यूएई है। इसके सदर्न और ईस्टर्न पोर्शन में दो कंट्रीज लाई करती है, सऊदी अरेबिया और ओमान, राइट। और इंडिया की पोजीशन ये रही और ये है पर्शियन गल्फ, दिस रीजन इज पर्शियन गल्फ। ये है कतर जहां भी रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप कंप्लीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद कौन लेके गया फीफा वर्ल्ड कप, राइट, अर्जेंटीना, ठीक है, यूएई। उसके बाद दिस रीजन इज इंडियन ओशियन, इंडिया। अब डिफेंस और डिप्लोमेटिक के मामले में देखा जाए तो इंडिया और पर्शियन गल्फ की दोनों की एक मत है, एक समझ है, एक सोच है। क्या है कि पर्शियन गल्फ रीजन और इंडियन ओशियन रीजन, इसकी सिक्योरिटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा भाई। इस पे कोई ये नहीं होगा कि कोई नेग्लिजेंसी भी, कोई ऐसा ना हो कि इस रीजन में ट्रेड को लेके कोई बैरियर क्रिएट हो, ट्रेड बैरियर को क्रिएट हो। तो इस दोनों रीजन को लेके, इंडियन ओशियन रीजन को लेके और पर्शियन गल्फ को लेकर, इन दोनों रीजन की सिक्योरिटी को लेके दोनों कंट्रीज बहुत ज्यादा कोऑपरेट करती है, राइट। उसके बाद डिफेंस और डिप्लोमेटिक में क्या है कि एक्सरसाइजेज भी करते हैं हम इस कंट्रीज के साथ। एक्सरसाइजेज कौन कौन सी करते हैं हम, डेजर्ट ईगल एक एक्सरसाइज अभी करी है हमने, कुछ रिसेंटली करी है, डेजर्ट ईगल, ठीक है।
डेजर्ट ईगल। डिफेंस एंगेजमेंट में हम लोग इस चीज को भी कवर कर सकते हैं कि हम इसके साथ एक्सरसाइज करते हैं, डेजर्ट ईगल। उसके बाद ये जो कंट्री है इसके रिलेशन अगर हम थोड़ा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव पे जरूर देखेंगे, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव पे, पाकिस्तान, इंडिया और यूएई। अब होता क्या है, 2019 जून में इंडिया एक अनाउंसमेंट करता है या इंडिया एक स्टेप लेता है, एक हार्ड मूव करता है। हार्ड मूव क्या होता है इंडिया का, कि आर्टिकल 370 को रिमूव कर देता है। उसके बाद बाइफर्केशन किया जाता है या दो पार्ट्स में डिवीजन किया जाता है J&K का, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। अब इस चीज में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो ये है कि यूएई जो सपोर्टिंग कंट्रीज की लिस्ट में है उसमें अपना नाम दर्ज करा लेते हैं इंडिया के लिए कि चलो हम इंडिया के इस मूव से सहमत हैं। बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, कुछ वक्त पहले या कुछ सालों पहले या कुछ डिकेड पहले यूएई पाकिस्तान को सपोर्ट करता था J&K वाले इशू पे, इसलिए यूएई का डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, यूएई जो कंट्री है इसको सेफ हेवन मतलब सुरक्षित स्थान, सुरक्षित जगह माना गया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या कुछ अंडरवर्ल्ड फिगर होते हैं जो मतलब स्लीपर सेल्स, ये जो लोग काम करते हैं मतलब फ्रंट में आके काम नहीं करते हैं, जो मतलब बैक स्टेजेस पे रह के काम करते हैं, ठीक है। तो उस चीज में यूएई टॉप मोस्ट पोजीशन पे था इंडिया के लिए। अब इंडिया को ये चीज बिल्कुल नहीं भाई, लेकिन अब पिछले 10-20 साल या आप कह सकते हो 25 सालों में ये रिलेशन बिल्कुल चेंज हो गया है। अब उल्टा हो गया, अब यूएई क्या करता है, अब हमें सपोर्ट करता है। क्या बोलता है कि भाई ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनकी डेस्टिनेशन जो मंजिल है, या आप ये कह सकते हो वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स मतलब क्या होता है, एक वर्ड आता है वेयर अबाउट्स मतलब अड्डे। अगर हम इसको थोड़ा सा ऑर्डिनरी लैंग्वेज में समझे, अड्डा मतलब उनका मतलब ये लगा लो कि होल्ड पोजीशंस कहाँ पे है, तो वहां से खुद बता रहे हैं, मतलब इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं इंडिया के साथ। पहले नहीं करता था, पहले इंडिया ने इसको डिक्लेयर किया कहते भाई ये तो सेफ हेवन है, मतलब यहाँ पे भी लोग छुप के रहते हैं जो टेररिस्ट वाले काम सारे कर करा के यहाँ पे आके रहने लग जाते हैं। अब किसी कंट्री में आप ऐसे तो नहीं एंटर कर सकते जाके कि हाँ भाई हमें वो चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बट अब उसके साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं फिर हम कॉपरेशन कर सकते हैं, बट पहले ये चीजें नहीं थी, पर अब धीरे धीरे ये रिलेशंस इवॉल्व हो रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव इसलिए इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, राइट। उसके बाद डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक्स में हमारे रिलेशन इसके साथ बिल्डअप होने शुरू हुए थे 1972 में। उसके बाद 2015 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे विजिट पे भी जाते हैं यूएई के। उसके बाद कुछ 2 सालों बाद 2017 में अब हम इसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अब हमारा ये पार्टनर किस चीज में है, अभी ये हमारा है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। अब हमारे रिलेशन इस लेवल पे इसके साथ बिल्डअप हो चुके हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब आप एक चीज देखो, डिफेंस रिलेशंस भी और इकोनॉमिक रिलेशंस भी दोनों ही कॉम्प्रिहेंसिव हो सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब 360 डिग्री कवरेज, होलिस्टिक कवरेज। अब हमारे रिलेशंस इस लेवल पे इस कंट्री के साथ बिल्डअप हो चुके हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी में भी हम क्या कर रहे हैं, अभी मिशन पे काम कर रहे हैं। मिशन उसमें मतलब इंगेजमेंट है हमारी, एक मिशन है इनका रेड मून मिशन, ठीक है, इस पे भी हम काम कर रहे हैं, ओके, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे। और ये कंट्री अब क्या कर रहा है, हमें गोल्डन वीजाज परमिट कर रहा है, गोल्डन वीजाज परमिट। अब इसके अंदर क्या कर रहा है, जो हाई स्किल्स प्रोफेशनल है इंडिया से, डॉक्टर्स हैं, एजुकेशनल टीचर्स हैं, आप ये कह सकते हैं प्रोफेशनल्स हैं, या आईटी डिपार्टमेंट में इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं इनको गोल्डन वीजा परमिट्स प्रोवाइड कर रहा है, ओके। तो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हमारे रिलेशन इस कंट्री के साथ ऐसे डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं हमारे इस कंट्री के साथ, जो हमारे रिलेशन है उस पर थोड़े चैलेंजेस है। अब एनर्जी प्राइसिंग एक बात आती है, अभी मतलब जो हमारी एनर्जी की कॉस्ट पड़ रही है, जो हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत हैवी पड़ रहा है हमारे लिए, मतलब उसकी कॉस्ट हैवी है। उसकी कॉस्ट हैवी इसीलिए भी है क्योंकि जो वहाँ पे ना कुछ ग्रुपिंग्स काम करते हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में ना जो ऑपरेशन है कुछ ग्रुपिंग्स का है, जैसे कि आप बोल सकते हैं OIC एक ग्रुपिंग है, ठीक है, ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ये ग्रुपिंग है। और एक ग्रुपिंग है वहां पे GCC, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, और एक है OPEC, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
एनर्जी सेक्टर के लिए अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है किसमें, जो पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसमें। तो ये जो 3 ग्रुपिंग है इसके अंडर अब यूएई भी आता है, ठीक है। अब यूएई के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहता ही है कि वो अपने एनर्जी जो भी एक्सपोर्ट करे उसका प्राइस क्या रखे या कुछ भी है, इनकी फिलॉसफीज, इनकी जो पॉलिसीज है उसका इफेक्ट यूएई पे रहता है। तो इन टर्न वो इंडिया पे आना ही आना है। तो एनर्जी की जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग है हमारे लिए। एनर्जी की जो कॉस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज तो हमारे लिए वो है एनर्जी प्राइसिंग। और जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा जियोपॉलिटिक्स, इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स। अब जियोपॉलिटिक्स, अब क्योंकि अब ये जो कंट्रीज है ये लाई करती है सऊदी अरेबिया के पास, ठीक है, यमन के पास, और यहां पे चला हुआ है सिविल वॉर, ठीक है। तो ये जो रीजन है थोड़ा सा इनस्टेबल भी है रीजन, ठीक है। इराक में, ईरान में, जो सीरिया में, जो इन कंट्रीज में जो अभी जो पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं और कंट्रीज के साथ, और यूएसए की इन्वॉल्वमेंट, रशिया की इन्वॉल्वमेंट, तो उसके कारण जियोपॉलिटिक्स के कारण भी ये रीजन थोड़ा सा इफेक्टेड है, ओके। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने ग्रुपिंग का कर चुके हैं, जो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि 3 ग्रुपिंग्स का भी जो इफेक्ट है वो यूएई की पॉलिसीज पे रहता है। उसके बाद एक रहता है कि जो यहाँ पे जो एक ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज। अब इसका कंसर्न रहता है इंडिया के लिए। इंडिया में क्या कंसर्न रहता है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, वो मिनॉरिटीज हैं, ठीक है, जो उनके इंटरेस्ट को लेके इनके माइंड में रहता है कि इनकी जो चीज़ों को देखने का जो नज़रिया रहता है कि वहाँ पे हरेसमेंट, मतलब अत्याचार, या आप ये कह सकते हो कि उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है। तो इंडिया को वो भी इस नज़रों से देखता है। तो अब यूएई इसका पार्ट है, तो यूएई की पॉलिसीज पे तो इफेक्ट आना ही आना है कि यूएस भी इस चीज़ को कंसिडर करता है, या ये ग्रुप बोलता है इसको कि यूएई आप इस चीज़ को भी इंडिया के पर्सपेक्टिव में ज़रूर काउंट करो, ठीक है, क्योंकि हमारे भाई वहाँ जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ है वो रह रही है, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, उनको फैसिलिटीज़ कैसे मिल रही है, उनकी एम्प्लॉयमेंट कैसे रहती है, तो वो सब कुछ, ठीक है। एक फैक्टर रहता है हमारा इसके साथ एयरलाइन सर्विसेज का, या आप कह सकते हो एयर सर्विसेज एग्रीमेंट। इसमें क्या रहता है कि यूएई हमें क्या बोलता है कि भाई एक काम है, जो ये उड़ने वाला काम है ना, जो फ्लाइट्स का है, भाई इसकी जो अभी कहते हैं क्वांटिटी इंक्रीज करो, कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स हमारी कंट्री से इंक्रीज की जाए। इंडिया बोलेगा भाई बात ऐसे है ना, थोड़ा सा हेजिटेशन फील करता है कि नहीं भाई हम ज़्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते, हमें खुद की डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी देखनी है। लेकिन यही क्या बोलता है कि भाई उस पोर्शन को बढ़ाया जाए। सपोज अब अगर दिन में से 20-25 फ्लाइट जा रही है तो यही बोलता है कि 50-55 तो की जाए। इंडिया बोलता है भाई हमारे बस का नहीं होगा, जितनी चल रही है उतनी चलने दो, हमें डोमेस्टिक लेवल पे भी काम करना है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे थोड़े चैलेंजिंग रहते हैं यूएई के साथ। अगर हम कंक्लूजन में देखें इन चीज़ों को, कुछ हमें और सेक्टर्स नहीं एक्सप्लोर करने चाहिए। अभी आपने ध्यान से देखा कि हमने इकोनॉमिक पे बड़ा डीप जा रहे हैं, ठीक है, डीप तो जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ को कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो अच्छा किया जाए। ऑल्दो यूएई मेजर प्लेयर तो है, एफडीआई करता तो है अच्छी, लेकिन रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ई कॉमर्स के रूल इंडिया में ज़्यादा मतलब रिजिड हैं। वही यूएसए भी उस चीज़ को पीटता रहता है कि भाई फार्मा सेक्टर में आने दो, ई कॉमर्स रूल्स में आने दो। इंडिया बोलता है भाई डाटा लोकलाइजेशन, डाटा यहीं जनरेट हो रहा है, यहीं रहेगा, हमारी टेरिटरी से बाहर नहीं जाएगा। तो डाटा पे ज़्यादा बातचीत होती है। पर यूएई तो और सेक्टर्स पे भी बात करता है, जैसे फार्मा सेक्टर्स पे। इंडिया की साइड से और क्या हो सकता है, मेडिकल टूरिज्म को इनको बढ़ावा दिया जा सकता है, मेडिकल टूरिज्म, ठीक है, इसको बात की जा सकती है, ठीक है। और अभी तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे बात हो रही है, इंडिया नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसमें मतलब क्या है, आप ये कह सकते हो क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी पे भी हम इस कंट्री के साथ मिलके काम कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया या न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, मतलब जो सिविल सेंस में जाए, ठीक है, सिविल एनर्जी में जो जाए उस चीज़ में हम काम कर सकते हैं इस कंट्रीज के साथ आके। और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स को बढ़ाया जा सकता है, जैसे उसमें थिंक टैंक्स हो सकते हैं, हमारे प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, एजुकेटर्स हो सकते हैं। तो अगर ये लॉबी है, ये ग्रुप है, अगर इनके साथ यूएई के साथ अगर ये कॉन्टेक्ट्स करे तो हमारे रिलेशन और इस कंट्री के साथ बिल्डअप हो सकते हैं। फिर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। अभी हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, 80 to 85% तो हम जो हमारी एनर्जी है वो इंपोर्ट करते हैं, जो एनर्जी नीड्स है
पर उस पर थोड़ी डिपेंडेंसी कम कैसे होगी कि जब हम इन कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे यूएई में जाके करेंगे या इजिप्ट में जाके करेंगे, सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिलेशंस को और बेटर करेंगे, ईरान में जैसे हम कर सकते हैं, ओके, इजराइल से हम टेक्नोलॉजी में हेल्प ले सकते हैं। इजराइल बहुत डेवलप्ड है टेक्नोलॉजी में, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसके पास, उसकी डिफेंस जो टेक्नोलॉजीज है, जो उसकी सिक्योरिटी की जो टेक्नोलॉजीज है, उस पर हम इजराइल से भी बहुत हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसे हम मिडल ईस्टर्न रीजन में अपनी प्रेजेंस को बनाए रह सकते हैं। और उसके बाद इन्हीं रीजन्स के साथ हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल एशिया के साथ, जिसमें 5 कंट्रीज आती हैं, लाइक तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान। इन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को और अच्छा कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट यूएई के साथ जो हमने 1-1.5 साल में अपने रिलेशंस को बिल्डअप किया है। नेक्स्ट क्लास में जो हम कवर अप करेंगे अपने रिलेशंस इजराइल के साथ, जो एक बहुत ही डिप्लोमेटिक रिलेशन रहेगा इजराइल के साथ, क्योंकि हमने फिर इजराइल के साथ भी रिलेशन को मेंटेन करना है और पैलेस्टीन के साथ भी करना है। वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।